हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल्स, यानी किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बेसिकली जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो आपके कोयला और पेट्रोल, डीजल, ये आपके क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और ये किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि हमने समझा था कि लाखों साल पहले जो आपके जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, उनके कुछ पार्ट्स या वो क्या हुआ, पृथ्वी के नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए। और इन लाखों सालों में उस पे हीट और प्रेशर लगा, यानी ऊष्मा और दाब लगा, जिस कारण जो ये पेड़ पौधे के अवशेष थे या जो जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके जो अवशेष थे, उनके जो रिमेन्स थे, वो आपके फॉसिल फ्यूल्स में परिवर्तित हो गए, यानी कोयले, पेट्रोल, डीजल में परिवर्तित हो। तो आपको इसमें क्या बताना है, दो फॉसिल फ्यूल, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताने हैं। तो जैसे कि आपके जो जीवाश्म ईंधन है, हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपके कोल है और पेट्रोल है, डीजल है, ये आपके जीवाश्म ईंधन है। तो अब इनमें से भी कोई दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिख सकते। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमने जो लिखा है वो ये लिखा है, कोल एंड पेट्रोलियम आर टू फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोयला और पेट्रोलियम दो जीवाश्म ईंधन है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेम एनी टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के किन्हीं दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। यानी आपको ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखने हैं जो परंपरागत है, यानी बहुत पहले, यानी पुराने जमाने से जिनका हम यूज या उपयोग करते आ रहे। तो अगर हम परंपरागत जो कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी की, उनकी बात करें, तो आपके जैसे कि फॉसिल फ्यूल होते, जीवाश्म ईंधन है, जैसे आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसका हम उपयोग बहुत पहले से, यानी बहुत सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे परंपरागत स्रोत की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, जब हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो पवन ऊर्जा है उसका अब हम जो है यूज या उपयोग बिजली के उत्पादन में कर रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में इसका उपयोग जो आपके गेहूं हैं, आपके जो मक्के हैं, उनको पीसने में किया जाता था। तो यानी ये भी क्या है, एक परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। इसी तरीके से आपकी जो वुड है, लकड़ी है, वो भी एक परंपरागत स्रोत है। तो ये आपके कुछ परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। तो आपको किन्हीं भी दो जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल और विंड एनर्जी लिया है, यानी जीवाश्म ईंधन और पवन ऊर्जा। इस तरीके से आप इन आंसर्स को लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बायोमास, यानी बायोमास शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है कि बायोमास शब्द का अर्थ क्या है। तो जब हम बायोमास के बारे में बात कर रहे थे, तो हम किस चीज की बात कर रहे थे, ऐसी रेजिड्यू या ऐसे
जो आपके वेस्ट मटेरियल है, अवशिष्ट हैं, जो कि हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधों से या आपके जानवर है जो, जैसे कि काऊ हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, उनसे जो हमें मिलता है हम उसे बायोमास कहते हैं। तो अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास जैसे कि आपका गाय का गोबर है, तो गाय का गोबर का उपयोग करके हम जो आपके उपले होते हैं, काउडंग केक्स होते हैं, उनको हम बनाते हैं। गाय के गोबर का यूज करके हम जो आपकी बायोगैस होती है उसका निर्माण करते हैं। वैसे ही आपके जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि आपके जो पेड़ होते हैं उनसे हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, जिसका हम यूज किसमें करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, ठीक है, आग तापने में करते हैं। तो ये भी क्या है, आपके बायोमास है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके जो क्रॉप्स होती है, फसलें होती हैं, उनके जो आपका रेजिड्यू बचता है, अपशिष्ट जो, या उसके जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जैसे कि आपका पराली हो गई, इसका भी हम यूज करते हैं, तो ये भी आपका बायोमास हो गया। वेजिटेबल जो सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियों का जो वेस्ट है, ये भी आपका बायोमास में आता है। तो यानी वो सारी की सारी वस्तुएं जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होती है वो आपकी बायोमास में आती हैं। और बेसिकली जो आपको ये जो रेसिड्यू जो जीव जंतुओं से मिलता है, इसको डिकम्पोज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जैसे कि हमने बायोगैस का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने यही देखा था कि उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके सब्जियों के छिलके हैं, पेड़ पौधों के जो आपके जो मटेरियल है, जैसे कि पत्ते वगैरह हो गए और आपकी गाय का गोबर हो गया, उसको हम क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके आपके जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें डालते हैं, और उसमें डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और क्या होता है फिर आपकी बायोगैस बनती है। तो यही क्या होता है, आपका बायोमास होता है। Biomass, cow dung, various plant materials like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage which can be decomposed in the absence of oxygen is called biomass. यानी गाय का गोबर, विभिन्न पादप सामग्री जैसे फसलों की कटाई के बाद के अवशेष, सब्जियों के अपशिष्ट और सीवेज जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित हो सकता है, बायोमास कहलाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which helps in the production of biogas in a biogas plant. बायोगैस संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन में मदद करने वाले सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं लिखी। यानी आपको ये बताना है कि जो बायोगैस प्लांट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वो उनकी विशेषताएं बतानी है जो कि बायोगैस प्लांट में बायोगैस के प्रोडक्शन करने में, बायोगैस को बनाने में मदद करते हैं। तो बेसिकली जब हम बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरीके से बायोगैस बनती है ये देख रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि वहां पे क्या होता है, आप जो है गाय का गोबर जो है या आपके जो प्लांट के जो अवशेष हैं उनको आप क्या करते हैं, गोबर के साथ मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके आप बायोगैस प्लांट में डालते हैं। फिर वहां पे क्या होता है, जो आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी अवायवीय सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज ना करके, यानी उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि वो एनारोबिक है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, विघटन करते हैं। जो आपके जो गोबर का जो आपका जो स्लरी है उसको क्या करते हैं और छोटा कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, बायोगैस उत्पन्न होती है, बनती है, और आपको एक अच्छा या साफ फ्यूल प्राप्त हो। तो बेसिकली जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हैं जो आपके बायोगैस प्लांट में होते हैं, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं। In a biogas plant, anaerobic
microorganisms are used, they do not require oxygen to decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry. यानी बायोगैस संयंत्र में अवायवीय सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। गोबर के घोल के जटिल यौगिकों को विघटित करने या तोड़ने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें जो आपके जो स्लरी होता है उसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको और छोटे में मतलब छोटे उसमें कन्वर्ट करने में, छोटे कंपाउंड कन्वर्ट करने में उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसकी क्या है, एक क्वालिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स may lead to intense global warming. Justify this statement. जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन जलने से तीव्र या तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, तो हम क्या जानते हैं, जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं वो हमें जो है लाखों साल से दबे जो आपके पौधे हैं, जानवर हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, वो क्या हुए, वो दब गए पृथ्वी के अंदर और उनपे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा, ऊष्मा और दाब पड़ा, जिस कारण वो फॉसिल फ्यूल्स में परिवर्तित हो। आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका कोल होता है, कोल होता है जिसे हम कोयला कहते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल है और आपकी क्या है, नेचुरल गैसेस, यानी प्राकृतिक गैसें। ये क्या है, आपके फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पेट्रोल, डीजल की, कोयले की, अगर हम मेजॉरिटी में पेट्रोल, डीजल की बात करें या और कोयले की बात करें, तो क्या होता है, जब इनका कंबशन होता है, जब इनका दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें निकलती है। CO2, SO2, CO, ये गैसें इससे उत्पन्न होती। अगर हम CO2 की बात करें, ठीक है, तो CO2 क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये वो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे पड़ती हैं, पृथ्वी पे जब वो आती है तो कुछ क्या होती है, एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, कुछ पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। और जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसकी जो सन रेज की हीट एनर्जी है, ठीक है, जो उसकी हीट एनर्जी है उसको ट्रैप कर देती है, यानी उसको बाहर नहीं जाने देती है, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। और इस इफेक्ट को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करते हैं, यानी कोयले का अगर हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल का यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित हो रही है, जिस कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉपर्टी है, इस कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, इनके दहन से जो है तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Fossil fuels, the combustible substances
formed from the dead remains of animals and plants which were buried deep under the surface of earth for over millions of years are called fossil fuel. यानी वो ज्वलनशील पदार्थ जो कि मरे हुए जानवर और पौधों के अवशेष से बने हैं, जो कि बहुत सालों तक यानी लाखों सालों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे थे, उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं. बर्निंग ऑफ fossil fuels produces carbon dioxide and excess carbon dioxide in the atmosphere causes the greenhouse effect. यानी जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है और इस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव वो हमारे एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होता है, लीडिंग टू इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग, जिस कारण क्या होता है, तीव्रता से आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है. जीवाश्म ईंधन जानवरों और पौधों के मृत अवशेषों से बनने वाले ज्वलनशील पदार्थ को लाखों वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे. जीवाश्म इनको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं या जीवाश्म ईंधन ये कहलाते हैं. जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, जिससे तीव्र ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का मुख्य घटक क्या है. हाउ इज बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, यानी बायोमास से बायोगैस किस तरीके से प्राप्त की जाती है. राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस गैस, इस गैस के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए. तो हमें ये बताना है कि बायोगैस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, बायोगैस बायोमास से कैसे बनती है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये आपको लिखने हैं. अब अगर हम बात करें बायोगैस की, ठीक है, तो बायोगैस में जो है आपका मैक्सिमम जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेट 75% जो है इसमें मीथेन होती है. क्या होती है, मीथेन. अगर हम बायोगैस की बात करें तो जब हम बायोगैस प्लांट पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि आप क्या करते हैं, गाय का गोबर है उसे पानी के साथ घोलते हैं और फिर आप बायोगैस प्लांट में डालते हैं. अब आपका जो है स्लरी बनता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, उसमें वो डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन के कारण क्या होता है, आपकी बायोगैस जो है वो उत्पन्न होती है. तो इस तरीके से एनारोबिक डिकम्पोजिशन से जो कि आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, यानी अवायवीय जो आपके सूक्ष्म जीव है वो उत्पन्न करते हैं. इसके कारण जो है आपकी बायोगैस उत्पन्न होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, एनारोबिक जो है डिकम्पोजिशन करते हैं. तो इस तरीके से आपकी बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनती है, डिकम्पोजिशन के कारण बनती है. अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, इसकी जो लाभ है उनकी, तो जो आपकी बायोगैस होती है इससे जो किसी भी तरीके का जो स्मोक होता है यानी जो धुआं होता है वो उत्पन्न नहीं होता है और साथ ही साथ जो ये गैस है इसके बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी जब हम इसका दहन करते हैं, इसका कंबशन करते हैं तो हमें काफी अच्छी अमाउंट की एनर्जी
यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन 75%. Biogas is obtained by anaerobic decomposition of biomass in a biogas. यानी जो आपका बायोगैस है इसका मुख्य घटक मीथेन है जो कि 75% है, और बायोगैस संयंत्रों से जो हमारी बायोगैस होती है वो अवायवीय अपघटन के कारण प्राप्त होती है। The two advantages of using this gas are, यानी इस गैस के जो है दो फायदे आपके, पहला है इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस स्मोक, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, यानी ये जो है स्मोक जो है धुआं वो उत्पन्न नहीं करती है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही अधिक होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन बायोमास। सबसे पहले आपको बायोमास बताना है कि बायोमास होता क्या है। नेक्स्ट है एनारोबिक डिग्रेडेशन, यानी अवायवीय गिरावट या अवायवीय जो डिग्रेडेशन है वो क्या होता है, एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बायोमास की बात करें, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था उस पे हमने देखा था, क्या देखा था कि जो आपका बायोमास होता है वो हमें जो है जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी जो आपका बायोमास है वो आपको जानवरों से प्राप्त होता है। जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जियों का वेस्ट है वो, सीवेज जो होता है वो, और आपका जो जैसे कि आपको गाय है, भैंस है, उससे गोबर प्राप्त होता है। तो इसको जो हमें ये प्राप्त होता है, ये जो रेसिड्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। और ये एक ऐसा रेसिड्यू होता है, ऐसा जो है अवशेष या जो अपशिष्ट जो हमें मिलता है, ये इस पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये डिकम्पोज हो पाता है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन की। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो जब टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, किस समय, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब हम एब्सेंस ऑफ एयर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो इस प्रोसेस को हम एनारोबिक डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आप इन दो जो कॉन्सेप्ट है उन्हें समझ सकते हैं। अब इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, बायोमास, cow dung, various plant materials like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage which can be decomposed in the absence of oxygen is called biomass. यानी बायोमास गाय का गोबर, विभिन्न पादप सामग्री जैसे फसलों की कटाई के बाद के अवशेष, सब्जियों के अपशिष्ट और सीवेज जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित हो सकते हैं, बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट, एनारोबिक डिग्रेडेशन, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स in absence of air is called anaerobic degradation. अवायवीय निम्नीकरण या आपका जो डिग्रेडेशन है, वायु की अनुपस्थिति में बड़े कार्बनिक अणुओं का साधारण अणुओं में टूटना अवायवीय निम्नीकरण कहलाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, There are many limitations associated with the setting up of wind energy farm to harness energy. Raman wanted to generate electricity by using windmill in his parental village in उत्तर प्रदेश। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो आपका विंड एनर्जी फार्म है, पवन ऊर्जा के जो फार्म है, उनको बनाने के लिए बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी सीमाएं हैं, ताकि हम जो है एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अब रमन जो है, रमन क्या करना चाहता है, बिजली का उत्पादन करना चाहता है विंड मिल्स के थ्रू, पवन जो चक्कियां है उनके माध्यम से। और कहाँ करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में उसका एक गांव है, वहां वो पवन चक्कियां लगा के ऊर्जा का उत्पादन करना चाहता है। Is it advisable to set up such wind energy farm in his village? Give reason for your answer. क्या ये सही है कि विंड एनर्जी फार्म या पवन ऊर्जा के जो फार्म है उसके गांव में लग सकते हैं? आपको इसका रीजन बताना है। लग सकते हैं तो क्यों, नहीं लग सकते तो क्यों। राइट एनी टू लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द विंड एनर्जी फार्म। आपको क्या बताने हैं, दो सीमाएं बतानी है पवन ऊर्जा फार्म से रिलेटेड, ठीक है। राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस व्हेन विंड मिल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो बताना है, जो कि आपके विंड मिल में जो होता है, जिसके कारण आपकी जो बिजली है वो उत्पन्न होती। ऊर्जा के दोहन के लिए पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना से जुड़ी कई सीमाएं हैं। रमन उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव में पवन चक्की का उपयोग करके बिजली पैदा करना चाहते हैं। पहला, क्या उसके गांव में ऐसे पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करना उचित है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। दूसरा, पवन ऊर्जा फार्मों से संबंधित कोई दो सीमाएं लिखिए। तीसरा, जब पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो होने वाले ऊर्जा रूपांतरण को लिखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो रमन का पैतृक गांव है वहां विंडमिल लगाया जा सकता है ताकि जो है ऊर्जा का उत्पादन हो सके? तो इसका जो आंसर है वो नहीं यानी नो है। क्यों है? क्योंकि जो आपकी पवन ऊर्जा फार्म होते हैं उनको लगाने के लिए और उनसे ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत तेज हवाएं चाहिए, यानी जो आपकी हवाएं हैं उनकी स्पीड जो होनी चाहिए, उनकी जो चाल जो होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और ये जो चाल है इससे अधिक जो है पवन की चाल होनी चाहिए। अब अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और अगर हम विंडमिल्स की बात करें और जो विंड की बात करें, बेसिकली अगर हम पवनों की बात करें तो पवन जो है आपके जो कोस्टल एरियाज है, जो तटवर्ती इलाके हैं, जो नीचे आपके तमिलनाडु हो गया आपका, ठीक है, केरला हो गया, ये जो इलाके हैं यहाँ पे आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की पवनें मिलती हैं। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ इतनी स्पीड की जो पवनें हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती हैं। तो यही कारण है कि जो रमन है वो अपने गांव में, जो कि उसका गांव उत्तर प्रदेश में है, वो वहाँ जो आपका विंड एनर्जी फार्म नहीं लगा सकता है, क्योंकि वहाँ जो पवन की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं है। तो अगर वो लगा भी देगा तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि एनर्जी जनरेट हो पाए, इसलिए वहाँ जो है जो आपके पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करना उचित नहीं है। नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेट अप सच विंड एनर्जी फार्म इन हिज विलेज बिकॉज विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड only at those places where wind blows for the greater part of a year. The wind speed
should also be higher than 15 किलोमीटर पर आवर to maintain the required speed of the turbine. अब वो क्या कह रहा है कि नहीं, रमन अपने गांव में पवन ऊर्जा फार्म स्थापित नहीं कर सकता, यह उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं स्थानों पे स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिक समय तक हवा चलती, यानी जहां पे मैक्सिमम मतलब साल के मैक्सिमम टाइम पे आपकी हवा चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, तेज पवन चलती है। टरबाइन की आवश्यक गति को बनाए रखने के लिए हवा की गति भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए, और टरबाइन घूमता रहे और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का जो है उत्पादन हो सके, इसके लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कम से कम स्पीड चाहिए, मतलब कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपके जो टरबाइन्स हैं वो मूव कर पाएंगे और आपको एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें पवन ऊर्जा की सीमाओं के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम पवन ऊर्जा की सीमाओं की बात करें तो आपका जो पवन ऊर्जा फार्म है, इसको लगाने में काफी पैसा लगता है, ये एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको काफी खर्चा करना पड़ता है, और आप इनको ऐसी ही जगह लगा सकते हैं जहां पे साल के ज्यादातर समय में तेज हवाएं चलती हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो हम जो इसकी लिमिटेशन या सीमाएं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज क्वाइट हाई। फार्म की स्थापना की प्रारंभिक लागत काफी अधिक है। द टावर एंड ब्लेड्स नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। टावर और ब्लेड को उचित या उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका विंड एनर्जी फार्म है या विंड मिल है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो। तो सबसे पहले आपकी जो विंड है या पवन है वो बहुत तेज गति से चल रही है। अब वो गति से चल रही है, इसलिए उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। उसके कारण आपके जो ब्लेड्स है वो मूव करने लगे, ब्लेड्स मूव करने लगे तो आपकी जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में आपकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो गई। अब डायनामो की हेल्प से क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। अब इसकी मदद से हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी जो पवन चक्की है उनसे आप जैसे कि कुछ चीजों को उठाते हो, तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने इनको ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।